नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सबल्टर्न थियरी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के सबल्टर्न सिद्धांत क्या है। सबल्टर्न सिद्धांत को अगर हम देखें, परिभाषित करें, तो हम पाएंगे कि 1960 के दशक में इंग्लैंड में मुख्य रूप से और दूसरे देशों में भी जो विकसित देश है उसके इतिहासकारों ने एक आंदोलन चलाया था जिसे कहा गया था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। यानी उन्होंने कहा कि अब तक जो इतिहास लिखा गया है वो ऊपर की दृष्टि से लिखा गया, यानी जो शासक वर्ग था उनके पास ये सुविधाएं थी, उनके वही प्रोटेक्शन दे सकते थे, वही पैसा खर्च कर सकते थे, वही जो स्रोत है वहां तक जाने की इजाजत दे सकते थे। तो उन सब का आधार लेकर जो इतिहासकार हुए उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो शासक वर्ग की दृष्टि से लिखा है। हालांकि उसकी आलोचना भी की है उन्होंने, लेकिन वो दृष्टि उनकी शासक वर्ग की रही है। तो इसके खिलाफ अब समय आ गया कि हमें इतिहास नीचे के लोग जो कि शासित हैं उस वर्ग की दृष्टि से लिखना चाहिए। इसमें ईपी थॉमसन, हॉब्सबॉम वगैरह काफी प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पुस्तकें लिखी है इंग्लैंड के इतिहास की और पश्चिम पूरे दुनिया के इतिहास की। तो ये 1960 के दशक में एक आंदोलन सा आरंभ हुआ जिसने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला कि अब इतिहास को शासित की दृष्टि से लिखना चाहिए। इसी से प्रभावित होकर 1970 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में रणजीत गुहा और एरिक स्टोक्स, इनके नेतृत्व में बहुत से इतिहासकार, नए यंग इतिहासकार एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि हमें इसको आधार बनाकर भारत का अध्ययन करना चाहिए पहले। बाद में वो अध्ययन भारत से बाद में वो दूसरे एशियन कंट्रीज के ऊपर भी लागू हुआ, यानी वो देश जो कि पहले कॉलोनीज थे और अब स्वतंत्र हो गए हैं उनका अध्ययन करने की बात की गई। 1982 में उन लोगों ने मिलकर एक जर्नल निकाला, जर्नल ऑफ सबल्टर्न स्टडीज, और उससे सबल्टर्न स्टडीज ग्रुप का जन्म होता है। इसमें रणजीत गुहा, एरिक स्टोक्स के अलावा दीपेश चक्रवर्ती, ज्ञानेंद्र पांडे, सुमित सरकार, शाहिद अमीन जैसे बहुत से लोग एक धीरे धीरे एकत्रित हुए और इन लोगों ने सबल्टर्न स्टडीज के नाम से बहुत से आर्टिकल लिखे और बहुत सी पुस्तकें लिखी। इस सबल्टर्न स्टडीज का द्वारा जो अध्ययन किया गया मुख्य रूप से भारत का किया गया आरंभ में, बाद में दूसरे देशों के विचारकों ने और स्कॉलर्स ने भी इसको अपनाया और वे अपने देशों का अध्ययन भी करने लगे। लेकिन भारत में जो आरंभ हुआ अध्ययन और जो सबल्टर्न स्टडीज जो आरंभ की गई उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे या किस तरह से वो आगे बढ़ा। सबल्टर्न शब्द जो है वह वैसे तो सेना का शब्द है जिसमें कैप्टन से नीचे के जितने भी अधिकारी होते हैं या उसके मातहत जो होते हैं उन सबको सबल्टर्न ऑफिसर्स कहा जाता है या सबल्टर्न जो भी सिपाही वगैरह कहा जाता है उस ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ लिया गया सबल्टर्न का वो लिया गया ग्रामशी के द्वारा, जो इस शब्द को प्रयोग में लिया गया था। आप जानते हैं ग्रामशी एक मार्क्सिस्ट विचारक था इटली का, और उसने इस सबल्टर्न शब्द का प्रयोग किया था मुख्य रूप से जो किसान वर्ग है उसके लिए। और वो ये इस शब्द का उपयोग करके ये बताना चाहता था कि किसान वर्ग वह वर्ग है जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन मुख्य रूप से, यानी राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, राज्य का विरोध हो रहा है या राज्य में परिवर्तन करने की मांग हो रही है, उसको वो जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उससे बिल्कुल अलग रहता है। तो मुख्य धारा से अलग, जिसका राजनीतिक गतिविधियों में किसी प्रकार की न तो दिलचस्पी है, न उनको ये इजाजत मिलती है, न उनमें ऐसी चेतना है कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले, उस वर्ग को वो सबल्टर्न कहता था। और उसका ये कहना था कि अगर हमें क्रांति करनी है, हमें राज्य अच्छा बनाना है, मार्क्सवादी राज्य, तो हमें इन सबल्टर्न ग्रुप में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब भारत में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में जो ग्रुप एकत्रित हुआ उन्होंने सबल्टर्न स्टडीज की बात की, तो उन्होंने इस अवधारणा को लेकर इसको थोड़ा विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने ये कहा कि सबल्टर्न का अर्थ यह है कि जो वह समूह जो समाज में दमित रहा है शासक वर्ग के द्वारा किसी न किसी कारण से और जिन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है,
और वो दमित क्यों रहा है, चाहे वो वर्ग के कारण रहा हो, चाहे जाति के कारण रहा हो, चाहे सेक्स के जेंडर के कारण रहा हो, चाहे भाषा के कारण रहा हो, चाहे क्षेत्र के कारण रहा हो, किसी भी कारण से जो दमित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है और जिसको शासक वर्ग या शासक अभिजन वर्ग जो है वो जिसको दबाए रखता है, उस समूहों का अध्ययन कर, वो समूह सबल्टर्न है और उनका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य है। तो फिर ये अध्ययन कैसे आगे बढ़े, इसका क्या अर्थ है? तो पहली बात तो इसमें यही है कि यह मुख्य रूप से समाज के ऐसे समूहों का अध्ययन है जो वर्षों से किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कारण से दमित रहे हैं। और इसमें वो वर्षों से दमित रहने में वो बहुत लंबे समय तक नहीं जाकर वो मुख्य रूप से इसको जो कॉलोनियलिज्म है और इंपीरियलिज्म है उससे भी जोड़ते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है इसका अध्ययन करने का, वो है कि हम इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध हम ये अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उपनिवेशवाद की नीतियों के द्वारा समाज का बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा में आने से वंचित रह गया। और इसलिए हम जब इन समूहों का अध्ययन करते हैं तो ये ध्यान में रखकर करते हैं कि कैसे इन समूहों का शोषण इस उपनिवेशवादी ताकतों के द्वारा किया गया है। इस अर्थ में ये एंटी कॉलोनियलिज्म है एंड नॉट पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये अंतर दीपेश चक्रवर्ती करने का प्रयास करता है। और बाद में जब गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने जब एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा था, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, तब माना जाता है कि वो पोस्ट कॉलोनियल दृष्टि से आर्टिकल लिखा गया था। तब माना गया कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और ये एंटी कॉलोनियल लिटरेचर का वहां पर संगम होता है। तो पहली बात, ऐसे समूहों का अध्ययन जो वर्षों से, सदियों से वंचित रहे हैं, समाज में मुख्य धारा का हिस्सा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, इन समूहों का जब अध्ययन किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा कि वो इतिहास के सब्जेक्ट है, न कि ऑब्जेक्ट है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अब तक जो समाज का, जो इतिहास का अध्ययन किया गया, उसमें माना गया कि इतिहास बनाने वाले तो अभिजन वर्ग हैं, या वो हैं जिनके बारे में लिखा गया, या जो शासक वर्ग के द्वारा समर्थित हैं, और जिन पर उस इतिहास का, समाज का इम्पैक्ट होता है इतिहास का, वो है जो कि वंचित वर्ग है, जो सबल्टर्न है। यानी सबल्टर्न वर्ग ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इतिहास का प्रभाव पड़ा है। अब ये सबल्टर्न ग्रुप ये कहता है कि हमें अध्ययन ऐसा नहीं करना है, हमको अध्ययन करना है कि वो जो सबल्टर्न ग्रुप है, जो शोषित वर्ग है, उसने इतिहास बनाने में क्या मदद की है, उसकी क्या भूमिका रही है। चाहे वह भूमिका बहुत छोटी हो, लेकिन वो भूमिका, उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और चूंकि जो अधिकतर नरेशन है, जो अधिकतर ग्रंथ लिखे गए हैं, वो जिसे कह सकते हैं जो मार्क्सिस्ट भी है और मॉडर्निस्ट जिसे कहा जाता है, वो इस बात को ध्यान में रखकर रखे गए हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन इवेंट्स का, उन व्यक्तियों का, उन समूहों का, उन एक्टिविटीज का क्या हुआ है जो पूरे देश को प्रभावित कर रही है या दुनिया को प्रभावित कर रही है। सिर्फ उन बातों को महत्वपूर्ण मानकर इतिहास लिखा गया है। जबकि सबल्टर्न ग्रुप ये कहता है, ये स्टडी कहती है कि सबल्टर्न ग्रुप वो है जो कि छोटे छोटे समूह हैं जिनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिल सकता, और जिनको वो अगर थोड़े से कहीं पर उन चर्चित भी हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उनको कोई एक इवेंट, एक घटना मानकर उनको छोड़ दिया गया है और उसके बारे में उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे उदाहरणार्थ शाहिद अमीन ने अध्ययन किया है चोरी चौरा इंसिडेंट का। हम जानते हैं कि 1922 में चोरी चौरा की घटना हुई थी, जब गांधी ने हिंसात्मक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। तो गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में, चोरी चौरा में, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था किसानों के द्वारा, और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और उसको गांधी ने इसको हिंसा का बहुत बड़ी घटना मानते हुए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये एक इवेंट था, एक घटना थी कि जिसमें जो सबल्टर्न ग्रुप है किसानों का, वह राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उसने इंटरफेरेंस किया, उसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन उस हस्तक्षेप को वहीं छोड़ दिया गया। और उसके बाद में जो लिखा गया, इतिहास लिखा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें इस घटना का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उससे राष्ट्रीय आंदोलन चलाने में बाधा उत्पन्न हुई थी या असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अब उस घटना के बाद में वहां पर क्या हुआ इसके बारे में किसी को चिंता नहीं, वहां के किसानों ने क्या किया, क्या लड़ाई लड़ी, क्या उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया या नहीं लिया, इसके बारे में कोई बहुत गहन अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि उनको माना गया वो सबल्टर्न ग्रुप है।
शाहिद अमीन ने बहुत बड़े रिसर्च करके किताब लिखी है मेटाफर के नाम से, मेटाफर वगैरह जो उसका टाइटल है, और वो है 1922 टू 1992। और उसमें उसने वहाँ जाकर और ये शोध किया कि क्योंकि उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध नहीं होते, तो वहाँ जाकर लोगों से बात करी जो उस इंसिडेंट में उनके पिता थे या उनकी जिन्होंने देखा था, या दूसरे बहुत सी बातें करके उसने एक शोध किया कि बाद में उन किसानों का क्या हुआ जिन्होंने वो आंदोलन के अंतर्गत वो घटना उनके द्वारा हुई थी। तो इससे उदाहरण दिया जाता है कि सबल्टर्न स्टडी जो है वह ये माना जाएगा कि वह सब्जेक्ट है सबल्टर्न ग्रुप, न कि ऑब्जेक्ट है इतिहास का। उन्होंने इतिहास बनाने में क्या मदद की है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए, चाहे वो मदद बहुत छोटी सी हो, लेकिन वो छोटी सी इसलिए है क्योंकि उसके बारे में कोई अध्ययन ही नहीं हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। और ये आवश्यक नहीं कि हर घटना का इम्पैक्ट कोई राष्ट्रीय स्तर पर हो, छोटे छोटे स्तर पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो इस सबल्टर्न ग्रुप से संबंधित है वो ये है कि ये समूह जो हैं, ये समूह में ये भी देखा जाएगा कि जो ये शासक वर्ग है उसने किन व्यवस्थाओं के द्वारा, किन नियमों के द्वारा, किस तरीके से इन सबल्टर्न ग्रुप का शोषण किया है। तो जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन हमें देखना होगा, यानी ये अंतःक्रिया है। एक तरफ तो सबल्टर्न ग्रुप है और एक तरफ शासक वर्ग है, और उन दोनों के मध्य में जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे थे। अब तक जो अध्ययन किए हैं वो सिर्फ शासक वर्ग की दृष्टि से किए गए। हमें ये देखना पड़ेगा ये जो सबल्टर्न ग्रुप है छोटे छोटे, इन्होंने छोटी छोटी इवेंट्स जो किए, जो घटनाएं करी, जो प्रक्रियाएं में जिनमें हिस्सा लिया, जो आंदोलन किए, वो उन्होंने वहां के प्रशासन पर, वहां के राजनीति पर क्या प्रभाव डाला, और शासक वर्ग ने उसके कारण से उसमें क्या परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन करना हमें जरूरी है। इसी प्रकार से ये भी बात की जाती है जो इसने गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने कहा है, एक शब्द काम में लिया वर्ल्डिंग। वर्ल्डिंग का अर्थ यह है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने दो दुनियाओं की बात की, दो विश्व हैं। एक तो उनकी स्वयं की विश्व है जिसमें वो स्वयं है, और दूसरे शासक वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो उस देश के भी हो सकते हैं जिसको ऊपर वो शासन कर रहे हैं, और दूसरी दुनिया वो है जिस पर वो शासन कर रहे हैं। तो इन दोनों दो अलग अलग दुनिया उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रख दी थी। तो ये जो सबल्टर्न ग्रुप है वो ये चाहता है कि जो दूसरी दुनिया है उस दूसरी दुनिया का अध्ययन किया जाए जिसको जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, और विशेष रूप से उन समूहों का किया जाए जिन समूहों की गतिविधियों के बारे में कोई डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है, जिनकी घटनाएं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे हम देखें उदाहरण के रूप में कि जो नमक सत्याग्रह गांधी ने किया और जो पैदल यात्रा की, वो पूरी डॉक्यूमेंटेड है, सारी दुनिया में उसका प्रचार हुआ, और गांधी एक महान व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, और टाइम मैगजीन ने गांधी को अपने मुख पृष्ठ पर रखा 1930 में। तो वो क्योंकि वह एक राष्ट्रीय घटना थी, और उस राष्ट्रीय घटना के डॉक्यूमेंटेशन बड़े स्पष्ट रूप से तैयार किए गए थे, और जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सहायक सिद्ध हुए। लेकिन ऐसी बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं थी जो गांधी जब गिरफ्तार हुए उसके बाद में बहुत से लोग, हजारों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उन हजारों लोगों की कथाएं और कहानियां हम लोगों को मालूम नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि वो आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ऐसे उदाहरण है सिर्फ, उसमें बहुत से लोग थे जो कि छोटी छोटी जगह पर अपना काम कर रहे थे। नमक आंदोलन के समय में, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, या असहयोग आंदोलन के समय में वो कृषक थे, वो छोटे छोटे जगह पर काम कर रहे थे, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से उन समूहों का जिनका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है। ये मुख्य रूप से इसने एक और बात कहने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो बात की जाती है वो है कि एक और अंतिम बात इसमें हम कह सकते हैं वो ये है कि जो ये भी माना जाता था कि जो ये सबल्टर्न ग्रुप हैं, जो कृषक वर्ग है, इनकी चेतना जो है वह चेतना प्री मॉडर्न है, फ्यूडल है, और उनको अब जैसे कि ग्रामशी ने कहा था, तो इनको इस चेतना को हमें आधुनिक बनाना है, इसलिए इनको ट्रेंड करना है। ये सबल्टर्न ग्रुप इसको स्वीकार नहीं करता। वो मानता है कि कृषक भी और ये जो समूह होते हैं जो कि बिल्कुल पिछड़े में माना जाता है, जिनको जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते, उनकी राजनीतिक चेतना भी उतनी ही प्रबल और उतनी विकसित होती है जितनी कि मेन स्ट्रीम में जो मुख्य धारा के समूह की होती है।
इसलिए ये बात भी ध्यान में रख के हमें स्टडी करना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से सबल्टर्न स्टडीज जो होती है उसका ये अर्थ हम देख सकते हैं। अब इससे हम देखेंगे राज्य की अवधारणा क्या होगी, राज्य के सिद्धांत क्या होगा। तो राज्य का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो वो राज्य कॉलोनियल स्टेट का विरोध करते हैं, किसी भी प्रकार के जो इंपीरियलिस्टिक स्टेट या कॉलोनियल स्टेट का विरोध करेंगे, और इस कारण से वो बड़े जो राज्य हैं, जो वृहद राज्य होते हैं उसका विरोध करेंगे। राज्य के पास बहुत शक्ति हो इसका भी विरोध करेंगे, और उसका समर्थन करेंगे कि छोटे छोटे स्वायत्त वाले, जिनके पास स्वायत्तता हो, ऐसे समूह, ऐसे यूनिट्स होनी चाहिए जिनके पास स्वायत्तता हो। और तीसरी बात, वो ये चाहेंगे कि राज्य के अंदर जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है किसी न किसी रूप का, वो उस सबल्टर्न ग्रुप का भी होना चाहिए प्रतिनिधि, और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व हो। तभी हम एक पूरे समाज का चित्रण सही प्रकार से कर पाएंगे। अब इस दृष्टिकोण की आलोचना भी की गई। मुख्य रूप से आलोचना एक तो ये की गई फेमिनिस्ट के द्वारा कि इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और जब सबल्टर्न ग्रुप बना तो जो उन्होंने जो बातें जो अध्ययन किए उसमें महिलाओं को एक विद इन दिस सबल्टर्न ग्रुप भी एक सबल्टर्न ग्रुप है छोटा, ये मानकर अध्ययन नहीं किया गया। इसलिए महिलाओं के बारे में स्थिति वैसी ही रही अध्ययन की जैसे कि पहले थी। और दूसरी बात इसके अंतर्गत ये माना गया कि जो इन्होंने ये वर्ग की कल्पना की है कि एक शासित वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है, वो बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। यथार्थ में जो समूह शासन करता है और जो शासित होता है उनमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, और ये मालूम नहीं पड़ता है, ये स्पष्ट नहीं होता है कि कौन शासन कर रहा है, कौन शासित हो रहा है। बहुत जल्दी से इसमें परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों को, डायनामिज्म को, जो राजनीति का डायनामिज्म है, विशेष रूप से प्रजातंत्र के अंतर्गत डायनामिज्म होता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। इस प्रकार के जब उन्होंने एक रिजिड अपनी यूनिट बना ली है, रिजिड कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि हमें अध्ययन इसी करना है, कि ये ग्रुप है, ये सबल्टर्न है, तो इसी का अध्ययन करना है, ये हमेशा शोषित रहा है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे समूह हैं समाज में जो किसी जमाने में शोषित थे, फिर बाद में वो परिवर्तित हुए और वो शासक वर्ग में आ गए। कई ऐसे थे जो शासक वर्ग में रहे थे और वो आज शोषित होकर और एक बहुत एक खराब स्थिति के अंदर हम उनको देख सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने ये तो उदाहरण है ही कि जो मुगल साम्राज्य थे या बड़े बड़े राजा थे, उनके जो परिवारजन आज हैं, वो परिवारजन में उनकी क्या स्थिति है किसी को मालूम नहीं। तो ये समय चक्र ऐसा होता है कि वो परिवर्तित होता रहता है। इसलिए रिजिडिटी नहीं हो सकती है कि ये ऐसा समूह तो ऐसा ही रहेगा और ये दूसरा समूह वैसा है तो वैसा ही रहेगा, ये पावरफुल है तो पावरफुल रहेगा, ये पावरफुल नहीं है तो वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होता। परिवर्तन होता रहता है। तो ये मुख्य रूप से जो कुछ बातें थी जो मैं आपको जो सबल्टर्न स्टडीज है उसके बारे में आपसे साझा करना चाहता था। आपने ध्यानपूर्वक इस बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।